मेरठ बार के वरिष्ठ अधिवक्ता परम श्रद्धेय श्री चौधरी नरेंद्र पाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए तथा माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों का हम सभी के बीच साझा करें तथा चौधरी चरण सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालें। चौधरी नरेंद्र पाल सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश महोदय व अन्य न्यायाधीशगण, मंचासीन शायर गण व कविगण व कवित्री जी, भाई और बहनों, (1969) में मैं इस बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। बाबू रघुबर मित्तल साहब, जो जस्टिस पंकज मित्तल जी के ताऊजी थे, वो प्रेसिडेंट थे। और हमारा एक डेलीगेशन 5 आदमियों का, जिसमें बाबू शंकर दयाल जी, जो चौधरी साहब के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास तक क्लास फेलो रहे थे, मिस्टर के.एन. बनर्जी और मिस्टर ब्रजराज किशोर, हमारा एक डेलीगेशन हाई कोर्ट बेंच के लिए सी.बी. गुप्ता साहब मुख्यमंत्री से थे, उनसे मिलने गए थे। चौधरी साहब उन दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हम लोग उनसे भी मिलने गए। चौधरी साहब ने 1939 से 1946 तक मेरठ में वकालत की थी। उससे पहले वो गाजियाबाद में वकालत करते थे, जहां मेरठ जिले की मुंसफी और एसडीएम वगैरह की कोर्ट थी। चौधरी साहब इन चारों से गले मिले और मेरी तरफ इस तरह उंगली उठा के उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, साहब मैं इनके साथ रेल के डब्बे में इनकी अटैची उठाने वाला, बिस्तर बिछाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, इसी बीच में मेरा परिचय करा दिया अध्यक्ष महोदय ने। उन्होंने कहा, किस गांव के हो? मैंने अपने गांव का नाम लिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि किन में से हो। मेरे ग्रैंडफादर तब जीवित थे, मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मैं 1942 में 4 रात छिपा था इन्हीं के घर। ये उनकी याददाश्त थी। चौधरी साहब ने 1940 में मेरठ में वकालत करते हुए असहयोग किया था, उसमें उनके खिलाफ केस चला और उनकी 1 साल की सजा हुई। 1942 में उन्होंने पूरे जिले में छिपकर अभियान चलाया आज़ादी के लिए, जिसके बाद जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर वो बरेली जेल में रहे। चौधरी साहब धर्म, बिरादरी और जाति में यकीन नहीं करते थे। मेरी अपनी सोच ये है कि इस देश को बिरादरी दी उस समय की कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। उसकी 2 बातें अर्ज करूंगा। चौधरी साहब का जन्म हापुड़ के पास एक 8-10 किलोमीटर दूर गांव में हुआ था। हापुड़ पहले चुनाव में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। चौधरी चरण सिंह साहब को तब के लीडरशिप ने 1937 में भी, 1940 में भी, उसके बाद लगातार छपरौली से टिकट दिया, जो एक जाट बाहुल्य एरिया था। और कैलाश प्रकाश जी परीक्षतगढ़ के पास के थे। कैलाश प्रकाश जी जो बनिया थे, उनको हापुड़ का टिकट दिया था, चूंकि वहां बनिया ज्यादा है। ये परंपरा उस समय की लीडरशिप ने शुरू की। चौधरी साहब 1940 में, हाँ, चौधरी साहब का ये और हुआ। चौधरी साहब मेरठ में जब वकालत करने आए तो असोड़ा हाउस में जब घुसते हैं, जो बराबर का मकान है, उस मकान को 2 रुपये महीना किराए पे लिया। जैन साहब का मकान था, बड़ी कोठियां भी है उसमें 2। जैन साहब ने कहा कि भाई आप नेतागर्दी करते हैं, देश के लिए हैं, आप पे किराया नहीं दिया जाएगा 2 रुपये महीना भी, 1 साल का एडवांस किराया दो। तो उन्होंने 24 रुपये एडवांस किराया देकर वो मकान किराए पे लिया था। 1940 में
पंत जी की गवर्नमेंट में चौई साहब को सबसे पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया, उसके बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1950 में वो मंत्री बने और जमींदारा खात्मा कानून उनकी देन है, जिससे गरीब किसानों का सबसे ज़्यादा भला हुआ। चकबंदी कानून वो लाए। चौई साहब के दो अलग अलग पहलू थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, उसके सख्त खिलाफ थे। उसके लिए करप्शन को दूर करने के लिए वो पत्थर दिल थे, लेकिन किसी गरीब की समस्या के लिए वो उतने ही नरम थे। 1967 में जब वो मुख्यमंत्री बने, वास्तव में वो सीबी गुप्ता साहब से चुनाव लड़ना चाहते थे लीडरशिप का। उमाशंकर दीक्षित जी और दिनेश सिंह साहब, ठाकुर दिनेश सिंह साहब को प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी ने भेजा कि वो चुनाव ना लड़ें। ये तय हुआ कि चौई साहब ने दो ईमानदार आदमियों के और दो जिनकी रेपुटेशन अच्छी थी उनके नाम दिए कि ये दो मिनिस्टर जरूर बनने चाहिए, ये दो नहीं बनने चाहिए। मगर सीबी गुप्ता साहब ने ठीक उल्टा किया। उन बेईमानों को या जिनकी रेपुटेशन खराब थी उन्हें मिनिस्टर बनाया, और जिनको चौई साहब ने कहा था कि ईमानदार है बनाना, उन्हें नहीं बनाया। जब ये हुआ कि रिजेंटमेंट है, तो उन्होंने दीक्षित साहब ने तो ये कहा कि मैं 17 मार्च तक ये प्रॉब्लम सुलझा दूंगा, और दिनेश सिंह साहब ने कहा कि मैं 31 मार्च तक सुलझा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सुलझी। और नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल को बजट सेशन में चौई साहब 11 आदमियों को लेकर दूसरी तरफ बैठ गए और गवर्नमेंट गिर गई। चौई साहब मुख्यमंत्री बने, शेख अब्दुल्ला साहब मेरठ आए। उसी दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हुए। तब चौई साहब हवाई जहाज से सफ़र नहीं करते थे, खर्चा ज़्यादा होता था। ट्रेन से अगले दिन उनको पता चला कि मेरठ में हिंदू मुस्लिम राइट हो गए। अगले दिन शाम की ट्रेन से चल कर तीसरे दिन सुबह मेरठ आए। सर्किट हाउस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और शहर के सभी बरादरी या धर्मों के लोगों की एक मीटिंग हुई, जो अपने को सज्जन आदमी कहते थे। और चौई साहब ने बड़े हॉल में मीटिंग लेने के बाद, कलेक्टर और एसएसपी वगैरह थे, जब सूट नंबर 1 में घुसने लगे तो चौई साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि यही आदमी है जो झगड़े के जिम्मेदार हैं। अगर आप इनको गिरफ्तार कर लें तो झगड़ा शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, झगड़ा शांत हो गया। उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर यूपी में आई, काशी विश्वविद्यालय में भी गई। जो इनके साथ संसोपा के लोग थे वो प्राइम मिनिस्टर का घिराव करना चाहते थे, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट गिर गई। और उसके बाद चौई साहब दोबारा मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के साथ मिलकर। फरवरी मार्च 70 में 2 अक्टूबर 70 को हमारे प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब मास्को गए हुए थे। फाइल वहाँ भिजवाकर यूपी में गवर्नर रूल लगा और चौई साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे। 2 अक्टूबर को चौई साहब बड़ौत से, चूँकि पहले दिन छपरौली में मीटिंग की थी, बड़ौत से दिल्ली आ रहे थे। लौनी में जब उनकी गाड़ी पहुंची, एम्बेसडर कार स्टेट रोडवेज की होती थी, उसमें रेडियो लगा हुआ था। जब लौनी में पहुंचे तो रेडियो पे खबर आई कि गवर्नर रूल हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं। वहीं गाड़ी से उतरे, गाड़ी का झंडा उतरवाया और गाड़ी का मीटर चेक किया। उस जगह तक का मीटर का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को देना था और उसके बाद पर्सनल लेना था। चौई साहब को उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो 25 और 26 जून 75 की रात को लगी थी। सैटरडे संडे की नाइट थी। 26 तारीख को चौई साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जब और बहुत सारे नेताओं को किया गया। 14 नंबर का कमरा था तिहाड़ जेल में, 10 बाई 16 का।
उसके अंदर वो उनको बंद किया गया। चौधरी साहब को घूमने की आदत थी, तो चारपाई के चारों तरफ ही उस कमरे में घूम के अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखते थे। उसके बाद वहीं पर नींव डली, डिफरेंट लोगों से बातचीत की, वहीं पर नींव डली कि जनता पार्टी बनाई जाए। जनता पार्टी बनी और 78 में वो जब किसी पद पर नहीं थे, उनका मोरारजी देसाई जी से होम मिनिस्टर रहते हुए झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने 23 दिसंबर 1978 को राजमार्ग जो है वहाँ तब होते थे, तो 75 लाख किसान इकट्ठे हुए थे। उसके बाद फरवरी 79 में वो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए। उन्होंने एशियड गेम कैंसिल किए थे, बजट में एशियड का खर्चा नहीं रखा था, बल्कि गांव में लैट्रिन बनवाने के लिए उन्होंने बजट किया था। जो लैट्रिन्स अब बनी हैं 2017-2019 में, मगर ये विचार उनके दिमाग में सबसे पहले आया और बजट में प्रोवाइड हुआ। उन दिनों बहुत कम कारें होती थी। मेरा अपना अनुभव है, जब मैं दिल्ली से अगर रात को आता था, कभी बरसात के दिन हैं, तो मोहिद्दीनपुर जहाँ शुगर मिल था, वहाँ पर लेडीज़, गांव की लेडीज़ सड़क के किनारे बरसात की वजह से वो बेचारी लेट्रिन के लिए बैठी होती थी, और अगर कोई कार आती थी तो उनको उठना पड़ता था। ये दुर्दशा थी गांव की लेडीज़ की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस ज़िले की जहाँ ये है। मैं 1980 के 12 जून को बागपत में एक बड़ा हादसा हुआ। माया त्यागी, त्रिलोकचंद त्यागी जी की पुत्री, शादीशुदा पुत्री थी। पुलिस वालों ने बागपत में उनके 3 जो साथ थे, उनके पति और उनके दोस्त रिश्तेदार, उनका मर्डर किया पुलिस ने, और उसके साथ छेड़छाड़ की थी माया के, उसके साथ फिर रेप किया। चौधरी साहब ने 12 जुलाई को बागपत में एक आंदोलन शुरू किया। ये हुआ तो चौधरी साहब का गरीब लोगों से ये वास्ता था। एक और विशेष बात थी कि उस ज़माने में चौधरी साहब ने कभी किसी, आज तो बड़े बड़े घरानों से चंदे लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, चौधरी साहब ने कभी किसी बड़े बिजनेसमैन से पैसा नहीं लिया। गांव में जाते थे, तब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 और 10 के नोट थे, या 100 के 100 तो बहुत कम आदमियों पर होते थे। लोग उनको यही देते थे, और जो गांव में कुछ ज़्यादा अच्छी हैसियत का आदमी होता था, जिसके पास तकिया होता था, तो तकिया का गिलाफ उतार के वो लाता था, उसमें वो भरे जाते थे। फिर ये स्थिति थी। एक और स्थिति थी, एक साहब को, सच्चा वाक़या मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक साहब को उन्होंने टिकट दिया। टिकट देने के बाद वो जीत गए, और जीतने के बाद वो 10,000 रुपये लेकर चौधरी साहब के पास गए कि साहब ये बचा हुआ चंदा है। चौधरी साहब का इरादा उनको मिनिस्टर बनाने का था, लेकिन जाने के बाद जब उसने 10,000 रुपये दिए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ना चंदा राउंड फिगर में आता है, ना इलेक्शन में राउंड फिगर में खर्च होता है, और ना ही राउंड फिगर में बचता है। उन्होंने, चौधरी साहब ने इसका मतलब ये लगाया कि इस आदमी ने कुछ न कुछ चंदा बचा लिया है। वो करप्शन के इस हद तक खिलाफ थे, वो करप्शन के इस हद तक खिलाफ थे। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि जो 1968 में और 69 के अक्टूबर में मेरी उनसे मुलाकात पहली हुई थी, 70 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी साहब मेरे टाइम मेरे यहाँ जरूर आए। वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मैडम इंदिरा गांधी के केस में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा साहब ने ये तय किया था कि चुनाव के सिलसिले में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी गलत है, कानून के विरुद्ध है। उनको नॉमिनेशन भरने आना था, वो प्राइम मिनिस्टर थे,
पहले दिन शाम को उन्होंने मेरे यहाँ मैं तब आदर्श नगर में 200 गज के मकान में रहता था, वो डिनर के लिए आए। 6 आदमियों की डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाया, 2.5 घंटे रहे। चौधरी साहब को खाने के बाद दूध ज़रूर पीने की आदत या ज़रूरत थी। मुझे सौभाग्य मिला कि उन्होंने मेरे पिताजी के साथ बैठ के खाना खाया। दूसरा, 23 दिसंबर 1983 को मेरे निवेदन पर वो मेरे मौजूदा आवास पर आए। सुबह 7 बजे आ गए, हवन, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का डिनर, शाम की चाय, डिनर लेकर तब गए। तो जब नॉमिनेशन भरना आया कलेक्टर के कमरे में, तो मैंने अपनी गाड़ी से उनको ड्राइव करके सर्किट हाउस से यहाँ लाया और फिर हेलीपैड पे छोड़ा। जब गाड़ी में बैठने लगे तो कहने लगे कि मैं आज लकी, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, 100-150 रुपये का कर्मचारी मेरी गाड़ी चलाता है, आज एक वकील मुझे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर के तौर पर मिला है। तो उनको हंसी मजाक करने की भी आदत थी, सोबर रहने की भी आदत थी, गरीब का ख्याल रखने की भी आदत थी। ऐसे थे हमारे वो महापुरुष। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और समय न लेकर उनको सादर